जय हिंद। आज के जो ऑब्जेक्टिव है मैथमेटिक्स के हैं और चैप्टर 1 से लेके तो पूरे चैप्टर 13 14 चैप्टर तक पूरे लिए गए हैं। इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेरे शब्दों पर विशेष आपको ध्यान देना है। जो बोलता जाऊंगा उनको लिखते हुए चलना है, बोलते हुए चलना है, सुनते हुए चलना। जैसे आपको याद हो जाए ऐसे आप कंप्लीट करते चलिएगा। ओके है ना भाई। पहला क्वेश्चन है आपका ACF A इंटू बी इंटू एलसीएम ए बी। तो इसका आंसर क्या आएगा? A इंटू बी। क्या जाएगा? ए। अब यहाँ पे कभी कभी क्या जाता है, ACF इंटू एलसीएम आ जाता है। ए बी की जगह क्या जाता है? ओनली फॉर ACF इंटू एलसीएम। तो क्या जाएगा? दोनों संख्याओं का गुणनफल। क्या जाएगा? दोनों संख्याओं का गुणनफल। या क्या जाएगा? पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या। तीन तरीके से क्वेश्चन आता है, आपको रटना नहीं है, इसलिए ध्यान से समझते चलना। आगे √2 क्या है? क्या एक अपरिमेय संख्या है? बिल्कुल। तो अब √2 की जगह वो बदल सकते हैं, √3 दे सकते हैं, √5 दे सकते हैं। मतलब इस रूट के अंदर जो भी संख्या आएगी वो एक अभाज्य संख्या आएगी। क्या आएगी? ज्यादातर तो क्या आएगा, यदि एक p एक अभाज्य संख्या है, ऐसा जाता है, यदि p एक अभाज्य संख्या है तो क्या ये परिमेय होगी कि अपरिमेय होगी? तो राइट आंसर क्या जाएगा? अपरिमेय। क्या आएगा इसका? अपरिमेय संख्या। 96 और 404 का इससे वेरी मोस्ट है, 4 इसका राइट आंसर आ जाएगा। याद ही कर लेना या आप निकाल के भी देख सकते हैं। 6 और 20 का HCF 2 आएगा। ये आए हुए प्रश्न है, या तो 23 में आया, 22 में आया, 2020 में आया, 19 में आया। रिपीटेड क्वेश्चन है, लेकिन यदि आपके अगली बार, यदि इस बार की बात करते तो रिपीट नहीं आता है, तो कभी कभी संख्या चेंज कर देते हैं। तो मैथमेटिक्स में संख्या की बड़ी प्रॉब्लम होती है संख्या चेंज करने की। तो आपको इसलिए प्रोसेस इंपॉर्टेंट याद रखना है, प्रोसेस इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है क्या भैया? √3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या। देखिए अभी √2 आया था भैया, अभी √3 आ गया। तो इस तरीके से कुछ भी आ सकता है। आगे लिखा है m किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप होगा तो 2m। यहाँ पे क्या होता है, ये m की संख्या बदल देते हैं। कभी q लिख दिया, कभी r लिख दिया, कभी m लिख दिया, कभी s लिख दिया। जो भी आएगा उसमें 2 जुड़ जाएगा। तो समझ में आया कि 2m। विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा? 2m + 1। प्रश्न बड़ा सा आता है, सिंपल नहीं आता जैसा मैंने लिख रखा है। ऐसा आता है कि m एक धन पूर्णांक संख्या है तो इसका सम पूर्णांक का रूप होगा। तुम घूमते रहते हो बल्ब की तरह, ठीक है? तो ऐसा थोड़ा ध्यान आपको रखना भैया। नेक्स्ट, परिमेय एवं अपरिमेय किसे कहते हैं? अब भाई मैंने लिख लिया है कि सर ऐसा प्रश्न आता है क्या परिमेय? ऐसा नहीं आता है रे, आता है कि निम्नलिखित में कौन सी परिमेय है, कौन सी अपरिमेय। इसलिए यदि आपने परिमेय और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं यदि ये जान लिया तो परिमेय और अपरिमेय संख्या को आसानी से कर पाओगे। करेक्ट है? तो भाई पहला क्या जाएगा? परिमेय संख्या क्या है? तो देखिए सबसे पहले हम चलते हैं वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या, परिमेय और अपरिमेय संख्या के कॉम्बिनेशन को वास्तविक संख्या कहा जाता है। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? परिमेय और अपरिमेय का संयुक्त रूप वास्तविक संख्या कहलाता है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ध्यान रखें, q इज नॉट इक्वल टू 0, इस पर विशेष ध्यान रखें। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, जिसे हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं, वह अपरिमेय संख्या कहलाती। जैसे √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। पाई भूल जाते हो जल्दी जल्दी में। पाई भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई का मान भी आप आगे डिफाइन नहीं कर सकते। हमने केवल इतना से याद कर दिया 3.14 3.142873254, आगे तक रिपीट नहीं होता है। 50 अंकों तक भी आपके पास यदि मोबाइल है, एंड्रॉइड मोबाइल है, तो उसमें पाई का वैल्यू रखना। 50-60 अंकों तक भी ये आपका रिपीट नहीं होता, आगे का पता ही नहीं। परिभाषित नहीं कर सकते अर्थात क्या है? परिभाषित नहीं कर सकते, उसे ही क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। आई होप इतना समझ में आया होगा। आगे क्या लिखा? 9a = x³ × y², b = xy। तो ACF क्या होगा? अब यहाँ पे ACF के सिंपल सा फैक्ट है। ACF में वो संख्या लिखना जिसकी पावर सबसे कम है। तो x की पावर देखो सबसे कम किधर? इधर x। और y की पावर क्या है? y की घात 2। तो जो पावर कम है ये क्या जाएगा? ACF। यदि मैं यहाँ पे LCM की बात करता तो पता है LCM में क्या आएगा? LCM में जिसकी पावर सबसे ज्यादा है, पावर सबसे ज्यादा क्या है? x⁻3। और इधर किसकी है? y की घात 3। तो ACF क्या जाएगा बेटा? x⁻3 × y की घात 3। और ACF क्या आएगा? x × y की स्क्वायर। बोलो क्लियर है क्या? पहला चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। आई होप आपने इतने अच्छे से कंप्लीट कर लिए। वैसे पढ़े जाओगे तो बहुत है। अभी आपको चैप्टर 1 से यदि ऑब्जेक्टिव निकाले तो 100+ ऑब्जेक्टिव निकल सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है प्रोसेस इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ये आपको समझ में आने लगेगा भाई। चैप्टर नंबर 2 क्या है? वस्तुनिष्ठ। देखिएगा तो बहुपद वाला
वाला चैप्टर तो बहुपद आपको अच्छे से याद होना चाहिए। बहुपद किसे कहते हैं, तो चर धन पूर्णांकों की घात अपन ने पहले से अच्छे से पढ़ लिया। चलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग क्या होता है, -b अपान। आपके पास इस प्रकार आएगा, द्विघात बहुपद x स्क्वायर bx प्लस c के शून्यांकों का योगफल क्या होगा, -b अपान है। द्विघात के इसी तरीके से गुणनफल आएगा, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या जाएगा बेटा, c बटे, ये माइनस नहीं है, नहीं तो ये डैश लगा हुआ है, c अपान a। आगे आपसे पूछा बहुपद x स्क्वायर माइनस 3 के शून्यांक प्लस माइनस √3, ये निकलेगा आपका इस तरीके से आएगा, x स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे तो a प्लस बी, a माइनस बी, एक बार धनात्मक एक धन चिन्ह लेंगे, ऋण चिन्ह, इस तरीके से आप करेंगे तो प्लस माइनस √3 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ओके डन, आई होप इतना समझ में आ रहा होगा। आगे त्रिघात बहुपद के कितने शून्यांक है, तो कितने भैया, 3 है। त्रिघात बहुपद के कितने शून्यांक, नोट्स को भी आप सामने रखें, जो मैंने नोट्स दिए थे वो सामने भी आप रख के चले, ताकि पढ़ते हुए चले, रीड करते चले, पढ़ते चले, सुनते चले, लिखते चले, देखते चले, सुनते चले, और जैसे आपको याद हो सकता है, याद होना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्या है, याद होना चाहिए, याद रहना चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये नहीं कि आपने कितना पढ़ लिया है, अरे पढ़ने से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आपको याद कितना रहा है। महत्वपूर्ण क्या है, याद होना चाहिए। चलेगा, आगे चलते भैया। द्विघात बहुपद x स्क्वायर bx का आलेख किस प्रकार का भैया, तो इसका आलेख पूछ लिया था पिछली बार, तो आप ध्यान से, आलेख इसका परवल है, क्या है इसका परवल है। चर x के बहुपद में x की उच्चतम घात क्या कहलाती है, बहुपद की घात कहलाती, क्या कहलाती है, बहुपद की घात कहलाती है। त्रिघात बहुपद के अधिकतम कितने शून्यांक होते हैं, देखिए अधिकतम द्विघात बहुपद है 2, त्रिघात बहुपद है 3, रेखिक है तो 1, 3 याद हो जाएगा क्या। आई होप आपको समझ में आया होगा। पार्ट 2 में ऑब्जेक्टिव बस इतना ही था, क्योंकि गजब के सर 1 नंबर ब्रह्मास्त्र लेकर आए। वीडियो को अभी तक आपने शेयर नहीं करा, आपके स्कूल के ग्रुप जितने भी बने हुए ना, पूरे स्कूल के ग्रुप में पहुंचा दीजिए, क्योंकि क्लास 10th के ही है, नहीं तो हर किसी को पहुंचा रहे, पता चलो खेत में वो पानी फिर रहा है और तुमने उसको पहुंचा दिया, सर ने की थी शेयर करने की। अरे भाई साहब, क्लास 10th के बच्चों को शेयर करना है, तो इसलिए आपका जो 10th का ग्रुप बना है उसमें आप अभी जल्दी शेयर कर दो आप पहले, है ना। आगे देखते हैं, समीकरण निकाय x प्लस 2y प्लस, इसमें क्या है, कोई हल नहीं भाई। देखिएगा 1/3 ऐसे लिखेंगे आप, 1/3 माइनस का 3 लिखेंगे, क्यों, a1 अपान a2, फिर लिखेंगे 2/6 माइनस 2/6, तो 2 तिया 6, 1 माइनस 3 आ जाएगा, और आगे आ जाएगा 5/1, तो ये तो 2 तो मिल रहा है, मतलब ये 1/-3, 1/-3 इज नॉट इक्वल टू 5/1, तो इसका आ जाएगा कोई हल नहीं, और रेखा आ जाएगी कौन सी, समांतर रेखा। एक्चुअली में समांतर रेखा किससे कहते हैं, तो समांतर रेखा उसे कहते हैं ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है, समांतर रेखा कहलाती है। आई होप आपने समांतर रेखा समझ में आ गया होगा। प्रतिच्छेदी रेखा भी आता है, प्रतिच्छेदी रेखा किसे, ऐसी रेखा जो एक निश्चित बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है। समझ में आया कि नहीं आया, चलेगा। नेक्स्ट है a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ये तीनों तो लपक के हैं, मतलब आई जाता है पहले नंबर पे, आपके दर्शन इसी के होंगे। जिस तरीके से आप सुबह उठते श्री नारायण के दर्शन होते, सूर्य भगवान के आपके दर्शन होते, इसी प्रकार जैसे ही पेपर शुरू होता है मेरे भैया, सबसे पहले क्वेश्चन हो सकता है आपको शुरुआत इसी से हो। समझ में आया कि नहीं आया, आगे देखते हैं। a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, कौन सा है मेरे भैया, अद्वितीय हल होगा। कभी रेखा पूछता प्रतिच्छेदी रेखा, तो कभी पूछता हल कैसा होगा, संगत होगा, कोई ठिकाना नहीं है प्रश्न कैसे आ जाए, इसलिए प्रोसेस इंपॉर्टेंट रख रहे हैं, प्रोसेस। चलिए आगे देखो, a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान, क्या जाएगा, कोई हल नहीं, कौन सी रेखा है, समांतर रेखा है। हल कैसा होगा, असंगत होगा, कैसा होगा, असंगत। आई होप आपने समझ में आ गया होगा। a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2, अनेक हल, कौन सा हल, अनेक। संपत्ति रेखा, भाई साहब 2024 में पता है क्या पूछ लिया था, अच्छे अच्छे बच्चे टपक गए थे इसमें, समझ पा रहे हो क्या क्या आया था, दिक्कत क्या थी, आश्रित हल दे दिया भैया, डिपेंडेंट सॉल्यूशन क्या दे दिया। अब जिंदगी में कभी पढ़ा ही नहीं उसने आश्रित हल क्या होता है। आश्रित का मतलब होता है जो अपने काम के लिए दूसरे पर आश्रित होता है, निर्भर होता है, उसे आश्रित सॉल्यूशन कहते हैं। तो सर इसमें जरूरत क्या है, तीनों मान बराबर होते हैं, किसी एक मान को निकालने के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है, इसीलिए इसको आश्रित सॉल्यूशन कहा जाता है। आई होप समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, अब नहीं बुलाएगा ये। रेखिक समीकरण का मानक रूप क्या है, x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये रेखिक समीकरण का मानक रूप पूछ सकते हैं, विस्तार रूप पूछ सकते हैं, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म पूछ सकते हैं, जनरल फॉर्म पूछ सकते हैं, सामान्य रूप पूछ सकते हैं, किसी भी तरीके से प्रश्न आ जाता है, बस आपको याद जाएगा रेखिक समीकरण का मानक रूप लिखिए। आगे समझ में, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, तो ये ऐसे मान रखने के लिए आ जाता है, जरूर नहीं कि ये आ जाए, ऐसा जाए कि x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, कोई ठिकाना नहीं प्रश्न कैसा जाए, आपको ऐसा मान निकालने, तो आपने विलोपन प्रतिस्थापन में करते हैं, बाद में नहीं
नहीं रखते कि x का मान रखने पर, y का मान रखने पर आता है मान, बस वहीं तक तो था। क्लियर है क्या? आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए पार्ट 3 तक ऑब्जेक्टिव क्लियर है। यहाँ तक आपको भन्नाटा बंद समझ में आ रहा है कि ना? भन्नाटा बंद बिल्कुल झकाझक आना चाहिए, समझ में कैसा आना चाहिए, एकदम चकचकाट। चलेगा, द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए फटाफट, जल्दी बोलते चलो, मतलब मेरे बोलने से पहले आपकी वॉइस आ जानी चाहिए कि यहाँ तक आपका राइट आंसर पहुँच रहा है। मेरे समझ में आ रहा है? दूसरी बार जब आप वीडियो को देखो, पहली बार में तो आपको याद होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, दूसरी बार जब इस वीडियो को देखो मेरे पहले पहले बोलना तो समझ लो आपको याद हो गया। नहीं तो अभी पूछ रहा सर बोलेगा एक बाद ही हाँ 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 ये तो याद, तो ऐसे याद नहीं होता है। आगे देखिए, द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या है? एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एवं ए नॉट इक्वल टू 0। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू हल करने पर क्या जाएगा बेटा? द्विघात सूत्र आ जाएगा। ये द्विघात सूत्र अच्छे से कर लेना, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, जिसे क्या कहा जाता है भैया? इसे द्विघात सूत्र भी कहते हैं। किसने दिया? कभी बोलते धराचार्य ने। अरे कब दिया? 1025 ईस्वी में। तीनों याद हुआ कि नहीं हुआ? धराचार्य ने दिया। क्या नाम था? द्विघात सूत्र। द्विघात सूत्र का सूत्र क्या है? एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। ऐसे बोलना है आपको, बार बार बोलना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट भैया है ना, टाइम कम समय बहुत ज्यादा है हमारे पास, टाइम कम समय बहुत ज्यादा। सर ये कैसा प्रश्न है? हिंदी मीडियम के हम, हमारे पास टाइम कम रहता है। चलेगा, आगे देखते हैं। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर का वियुक्तिकर का सूत्र क्या मेरे भैया? तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको डी से इंडिकेट करते हैं, डी से प्रदर्शित करते हैं। ओके, अभी 3 वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 क्या है? मूल, वास्तविक व भिन्न क्या जाए? अब भिन्न कभी कभी तुम बनाते रहते हो, सर भिन्न तो है ही नहीं। अरे भिन्न की जगह कभी कभी मेरे लल्लाओं क्या जाता है? यहाँ असमान आ जाता है। क्या जाता है रे मेरे भैयाओं? असमान। क्या जाता है? भिन्न की जगह क्या जाता है? असमान। नहीं तुम ढूंढते रहो और बनाते रहो मेरे पे कि सर आपने तो भिन्न की बोली थी और वहाँ असमान आ गया, तो क्या जाता? मूल, वास्तविक व असमान। बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या जाएगा? मूल बराबर क्या जाता? वास्तविक व समान। समझ में आ रहा है? आगे बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। यदि 0 बड़ा है, 0 बड़ा है तो ऋणात्मक वाली संख्या से बड़ा होता है। तो ध्यान रखना, मूल अधिकल्पित होंगे अथवा मूल वास्तविक नहीं होंगे या मान ऋणात्मक होंगे। यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना, मान कैसा आएगा? ऋणात्मक आ ही जाएगा। बोलो क्लियर है ना? आई होप इतना समझ में आ रहा होगा। आगे भैया, मूलों का योग क्या होता है? एल्फा प्लस बीटा माइनस बी। ये तो पहले भी कर चुके हैं, शून्यांक की जगह मूल आ गए। बचना सर गुणनफल सी अपान। द्विघात समीकरण एक्स करके ये याद करना है। मान किस में करोगे आप? बी स्क्वायर माइनस 4ac में मान रखेंगे तो आपका आंसर 0 आ जाएगा। इसीलिए आई होप आपको ये समझ में आ गया। वास्तविक का मान भी पूछ सकते हैं, इसमें मूल पूछ सकते हैं। चलेगा, पार्ट 4 तक आपको समझ में आया होगा। यहाँ तक कोई किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। एक बार भी यदि आपने ध्यान से सुन लिया ना, समझ लो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी आपको। किसकी प्राप्ति हो जाएगी? समझ लो ईश्वर आपको मिल जाएंगे, क्योंकि पेपर अच्छा गया, समझ लो कोई दिक्कत ही नहीं है। बोलो क्लियर है क्या? आगे देखते हैं। एपी 10 7 4 का 10वां पद। भैया इसमें सूत्र लगाएंगे a प्लस 9d। मैं डायरेक्ट करूंगा, नहीं तो आप राइटिंग a की वैल्यू कितनी है? 10 9। अरे d कितना है मेरे भैया? घटते क्रम में हो रहा है। काय में जा रहा है? ये घटते क्रम में जा रहा है। तो 10 7 4 कितना घट रहा है? -3 घट रहा है। 9 3 27। वो -27 में से 10 गया तो भाई साहब -17 आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। -3 1/2 का 11वां पद, वही सूत्र लगा दो, वही सूत्र a प्लस 10d। कौन सा सूत्र लगाएंगे? तो जब हम इसको हल करेंगे तो राइट आंसर 22 आ जाएगा। चलेगा, आगे चलते हैं। समांतर श्रेणी में n पद क्या है? n पद है n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या जाएगा? n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आगे बताओ, 3/2 1/2 अरे सार्वंतर पूछा जाता है। अरे सार्वंतर का सूत्र क्या है? a2 माइनस a1। द्वितीय पद में से प्रथम पद घटा दीजिएगा, अगले में से पिछला पद घटा दीजिएगा। ठीक है भैया, तो यहाँ पर हम निकालेंगे 1/2 माइनस 2 एलसीएम आ जाएगा। 3 में से गए तो माइनस का बचेगा -2, 2 एकम 2 -1, अर्थात ऋणात्मक होगा। सार्वंतर घटते क्रम में है, श्रेणी किस क्रम में है? घटते क्रम में। इस बात पर भी आपको ध्यान देना है। 5 10 15 का 10वां पद, वही 10वां पद मतलब a प्लस 9d। आंसर करोगे तो 50 आ जाएगा। फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा है कि सर ये उत्तर कैसा है, तो कमेंट में आप बता सकते हैं। कमेंट में कई विद्यार्थी जिनको समझ में आए वो आपका आंसर दे देंगे। चलेगा, आगे देखते हैं भैया। समांतर श्रेणी का व्यापक
ग्रुप क्या है, ए प्लस माइनस डी, ए प्लस माइनस 2d, या सामान्य भी आ सकता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d प्लस माइनस नहीं भी आए तो कोई परेशानी। प्लस माइनस का मतलब है श्रेणी घटते क्रम में भी होती है, बढ़ते क्रम में भी होती है। बस समांतर श्रेणी का मतलब होता है श्रेणियों के बीच का अंतर समान हो, उसे समांतर श्रेणी कहा जाता है। क्लियर है क्या? एन पदों का योग क्या भाई साहब, एन पदों के तीनों सूत्र लिख दिए मैंने, एसएन बराबर एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 टू डी। आगे है एसएन बराबर एन बाई 2a प्लस एल। अगला है एसएन बराबर एन बाई 2a प्लस एन। ये एन मतलब होता अंतिम पद, इसी को एल भी बोलते हैं, फाइनल पॉइंट, इसको अंतिम पद कहा जाता है, एन और एल। आई होप इतना समझ में आया होगा। नीचे देखो योगफल का सूत्र आपको याद करना है। अगला चैप्टर नंबर 6, यहां तक आपको कंप्लीट। चैप्टर नंबर 6 पे आ जाइएगा। भाई थोड़ा जल्दी कर रहे हैं, समय बहुत ही कम है हमारे पास, है ना भाई, परीक्षा में लिखना भी है, उनको करना भी, और आप इतने समय से पढ़ाई कर ही रहे हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं, यदि फिर भी आपको स्पीड कम लगे और भी स्पीड बढ़ा सकते हैं। यदि आपको वैसे तो स्पीड बहुत ज़्यादा है, पर फिर भी आपको लग रहा है और भी स्पीड से किया जाए तो स्पीड आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। पर ध्यान, समरूपता क्या बेटा है, समरूपता इसमें मैंने लिखा नहीं, तो समरूपता मैं बोल के बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। तो समरूपता किसे कहते हैं, मतलब ऐसी आकृतियाँ जिनका आकार समान हो परंतु अमाप समान ना हो, समरूप आकृतियां कहलाती है। या यूं कहूं कि ऐसी आकृतियां जिनका आकार समान हो लेकिन विस्तार भिन्न भिन्न हो, अलग अलग तरीके से आता है मेरे भैयाओं, इसे समरूप। प्रतिबंध क्या है, प्रतिबंध भी वेरी वेरी आईएमपी। प्रतिबंध क्या है, फिर से सुनो, प्रतिबंध किसे कहते हैं, ऐसे दो त्रिभुज समरूप होंगे, ऐसे दो त्रिभुज समरूप होंगे जिनके संगत कोण बराबर हो एवं संगत भुजाएं अनुपातिक हो, समरूपता को प्रदर्शित करेंगे। आई होप क्लियर हो गया। आगे सभी वृत्त होते समरूप। कौन से वृत्त, सभी वृत्त समरूप होते, सभी वर्ग समरूप होते। कौन सा, अब देखिए सभी वर्ग, कभी कभी आते हैं सभी चतुर्भुज समरूप होते हैं, तो कौन सा वर्ग, तो वर्ग क्या है, एक चतुर्भुज है बेटा। क्या है वर्ग, एक चतुर्भुज। कभी कभी यहाँ आयत दे देता है, सभी आयत समरूप होते हैं क्या, तो नहीं, केवल वर्ग ही समरूप होते हैं। आगे पूछ रहा बेटा कि सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, कौन सा, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती है। बोलो क्लियर है क्या? आगे देखते हैं, समरूप त्रिभुज सदैव बराबर नहीं होते हैं, बिल्कुल, परंतु समानुपाती होते हैं। ये पूरे लिखे, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल सदैव क्या होते हैं, बराबर नहीं होते, परंतु क्या होते हैं बेटा, समानुपाती होते हैं। समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं, उनकी संगत भुजा अनुपातिक होती है। प्रतिबंध में पढ़ चुके हैं आप, क्या पढ़ चुके हैं आपने, प्रतिबंध में पढ़ चुके हैं। आई होप इतना क्लियर है। आगे चलते हैं हम, है ना। नेक्स्ट यहाँ पे चलेगा प्रसिद्ध यूनानी संगत त्रिभुज के, यहाँ पे हो चुका है प्रसिद्ध यूनानी के गणित। हाँ भाई, थेल्स का समय काल क्या है, आगे तो 640 से 546, ये आपको अच्छे से कंप्लीट करना है, अच्छे से याद कर लेना भैया। 640 से 5, ये उल्टी गिनती चलती थी उस समय। थेल्स का जो समय काल ईसा मसीह के पूर्व का समय काल है, ये ईसा मसीह के बाद जो जन्म हुआ जिनका, वो सीधी गिनती शुरू हो गई 1 2 3 4 वाली। इसलिए आप कंफ्यूजन मत देना, सर यो कैसे होगा, पहला जन्म होगा फिर मर गया। 640 546, क्या याद रखना, 640 546, तो थेल्स का समय काल चलेगा। आगे देखें, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का कथन लिखिए। तो आधारभूत याद है, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक सरल रेखा खींची जाए तो वहां सरल रेखा अन्य दो भुजाओं को, है ना, समान अनुपात में विभक्त करती है। या यूं कहें कि इसको और डिफाइन तरीके से करें कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक सरल रेखा खींची जाए तो वहां भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। वे भिन्न भिन्न बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में काटते हैं या विभाजित करते हैं। कानून दिक्कत आई क्या? वैसे बहुत शानदार बच्चे, हिंदुस्तान के सबसे अच्छे बच्चे आप ही हो बेटा, जो आप वीडियो देख रहे हैं ना, आप कहीं से भी हो, कोई दिक्कत नहीं, आप हिंदुस्तान के सबसे अच्छे बच्चे हो और अपने आप को अच्छा बच्चा मानना ही चाहिए। जब आप अपने आप को अच्छे मान लेते हो तो आप अच्छा काम करते हो, जब आप अच्छा काम करते हो तो रिजल्ट अच्छा था, और जब रिजल्ट अच्छा आता है तो सब कुछ अच्छा हो जाता है। चलिएगा आगे देखते हैं भैया, चैप्टर नंबर 7 पे x2 माइनस y2 की मध्य दूरी क्या होगी भैया? ये दूरी का सूत्र याद कर दीजिएगा जल्दी से, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अच्छे से रट डालो। मध्य बिंदु के निर्देशांक x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। यहाँ अच्छे भूल जाते हैं, थोड़ा ध्यान रखना। मध्य बिंदु पूछा, धीरे से ध्यान रखना। आगे x1 y1 m x2, यहाँ पे देखो, इसको सेक्शन फार्मूला या यूँ कहूँ कि अनुपातिक फार्मूला बोलते हैं, है ना। x और विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक क्या है, तो ये सूत्र याद कर दो। x1 x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपन m1 प्लस m2, और आगे लिखा
जाएगा m1y2 प्लस m2y1 m1 प्लस, ये पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लो। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, x के निर्देशांक या भुज कहलाती है भैया, इसको अच्छे से करो। किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, y के निर्देशांक या कोटि कहलाती है। आगे चलते चलो जल्दी जल्दी। मूल बिंदु से बिंदु x y के बीच की दूरी क्या है, रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। 7 1 और 0 0 के बीच की दूरी, इसको सूत्र में मान रखना x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 में मान रखोगे तो 5 रूट 2 आ जाएगा। करेक्ट है भैया। आगे चलो 0 5 एवं माइनस 5 की दूरी क्या होगी, 5, इसका भी x2 माइनस x1 में वैल्यू रखोगे, राइट आंसर आ जाएगा। इसमें वैल्यू पुट करने वाले, ये चैप्टर जो है 7 चैप्टर, इसमें चैप्टर एक क्वेश्चन का चाहे 2 नंबर का आए, एक जैसे हल करना है इसमें, क्योंकि सूत्र तो लगाना पड़ेगा, चाहे 1 नंबर का हो चाहे 2 नंबर का, तो इसमें थोड़ा सा आपको समय लग सकता है। एक ऑब्जेक्टिव आता है, पिछली बार भी आया था ये, ठीक है, जैसे ये जो नवा आया था ना 3 - 2, अब बीच की दूरी 7.07, इसमें क्या जब वैल्यू रखोगे ना तो 5 रूट 2 इसका आंसर आ जाएगा। और जब रूट 2 की वैल्यू रखोगे ना तो 1.414 होता है। रूट 2 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1.414, और जब गुणा करोगे तो 7.07 लगभग आ जाएगा। तो पिछली बार ये क्वेश्चन डायरेक्टली 5 रूट 2 नहीं आया था इसमें वैल्यू, तो यहाँ पे वैल्यू मैंने इसलिए लिख दिया, मान लिख दिया। रूट 2 का मान क्या होता है बेटा, 1.414, रूट 3 का मान क्या होता है 1.732, रूट 5 का मान क्या होता है 2.236। बस रूट 2 रूट 3 के वेरी मोस्ट है। आई होप आपको 7 चैप्टर तक कोई परेशानी नहीं आ रही होगी। हम चाहते हैं एक ही वीडियो में पूरी चीजें कंप्लीट हो, बार बार का टेंशन खत्म। आगे आइएगा चैप्टर नंबर 8। चैप्टर निकालते चलो, इसलिए मैं बीच बीच में आपको स्पेस दे रहा हूं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, है ना। ये अच्छे से रट डालो भाई, आइडेंटिटी सर्वसमीका यहाँ से वेरी मोस्ट है। और यहाँ से सारणी के मान आप अच्छे से याद कर लेना, समझ लो 3 नंबर के जोड़ी आपकी पक गई। क्या क्या याद करना, सारणी जो कि टेबल दी है, जो मान याद करना है, और आपको सर्वसमीका आपको यहाँ से याद करना है, विपरीत फार्मूला आपको यहाँ से याद करना है। समझ लो जोड़ी के 3 नंबर कंप्लीट हो गए, और 2 नंबर का जो क्वेश्चन है वो भी इससे रिलेटेड है, आप उनको कर पाएंगे भाई। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बराबर, इसको इस तरीके से भी यदि इधर से वर्ग हटता है बेटा तो इधर रूट लग जाता है, तो कोई परेशानी नहीं। कोस स्क्वायर थीटा क्या जाएगा, जल्दी से मिलान करते चलो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कोस थीटा इज इक्वल टू रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा हो गया, सेक थीटा का रूट वे निकालेंगे। तो ये पूरे फार्मूले आपको दिए गए, एक बार रीड कर दो, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर माइनस थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन इज इक्वल टू 1। यहां तक जो आए हुए क्वेश्चन हैं ये बेटा ये सभी ठीक है। नेक्स्ट देखो 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट आंसर क्या आ गया 9। टेन 30 का मान पिछली बार भी पूछ लिया 1/√3, साइन स्क्वायर 25, कभी कभी ये प्रश्न ऐसा आ जाता है साइन स्क्वायर 25 प्लस कोस स्क्वायर 25 की वैल्यू क्या आ गई बेटा 1। आगे देखो टेन 60 की वैल्यू क्या आती है √3, साइन 0 की वैल्यू 0, कोस 45 की 1/√2, कोस 0 की 1, साइन 30 की 1/2। और सारणी के सभी मान याद कर लो, ये तो मैंने वो दिए जो आए हुए हैं, ये तो याद ही होना चाहिए। और आगे मैंने लिख दिया बेटा, है ना। मैं चाहता हूं कि आपका पूरा पेपर शानदार जबरदस्त तो और अच्छा जाए। आगे देखें साइन थीटा बराबर बेटा ये अपोजिट बोलते हैं, तो साइन का अपोजिट होता है 1 कोसेक थीटा, कोसेक का 1 साइन, टेन का साइन बटे कोस, कोट का कोस बटे साइन, कोस का 1 सेक, सेक का 1 कोस। क्लियर है क्या, एक बार 2 बार 3 बार 4 बार, बार बार सुनो रे, बार बार सुनो चलेगा। चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से किसी वस्तु की ऊंचाई लंबाई या सुदूर वस्तुओं के बीच की दूरी ज्ञात की जा सकती है। त्रिकोणमिति का प्रयोग पूछ सकते हैं, त्रिकोणमिति का उपयोग क्या है, तो आपको ये याद करना है। किसकी सहायता से करते क्या बेटा, ऊंचाई या लंबाई या वस्तुओं के बीच की दूरी ज्ञात की जाती है। उन्नयन कोण की परिभाषा, तो उन्नयन कोण किसे कहते हैं, जब प्रेक्षक की स्थिति नीचे हो वस्तु की स्थिति ऊपर हो, तो वस्तु को देखने के लिए व्यक्ति को अपना सर ऊपर उठाना होता है। उस बीच में इन दोनों को मिलाने वाली रेखा क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है उसे उन्नयन कोण कहते हैं। अवनमन कोण इसी के विपरीत आ जाएगा। आई होप आप कर लेंगे। दृष्टि रेखा किसे कहते हैं, प्रेक्षक और वस्तु को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दृष्टि रेखा, प्रेक्षक और वस्तु को मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है। चलेगा आगे बात करते हैं। प्रश्न आता है खंबे की ऊंचाई एवं छाया समान हो तो सूर्य का उन्नयन कोण कैसा होगा, 45 डिग्री। ध्यान रखना कि जब भी 45 डिग्री हो तो मान बराबर होगा, ठीक है, कभी, है ना। तो ये ध्यान रखना, खंबे की ऊंचाई और छाया, तो ये वाला आपका हो जाएगा। चैप्टर नंबर 11
नेक्स्ट भैया, अच्छा सॉरी 10 है ना, वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की संख्या होगी वो 1। यहाँ पे थोड़ा बड़ा कंफ्यूजन होता है। वृत्त पर पूछेगा, वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई, किसी एक बिंदु की बात कर रहा है तो 1 उत्तर आ जाएगा। स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, क्या होती है, रिक्त स्थान आएगा तो लंब लिखना है आपको। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, बेटा एक बिंदु पर, ध्यान रखिएगा क्या करती है, एक। ये रिक्त स्थान में भी आता है। स्पर्श रेखा किसे कहते हैं, प्रतिच्छेद रेखा किसे, एक वाक्य में भी पूछ सकते हैं। तो स्पर्श रेखा में आपको ऐसा लिखना, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा यदि उसे केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। यही प्रश्न बन जाएगा। आगे बेटा पूछा है, एक रेखा जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है क्या कहलाती है, छेदक रेखा कहलाती है। स्पर्श रेखा किसे कहते हैं, स्पर्श रेखा और वृत्त के उपरिष्ट बिंदु को क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। किसी वृत्त पर, हाँ ये कंफ्यूज हो जाता, पांचवा आप अच्छे से याद कर लेना। स्पर्श रेखा और वृत्त के विनिष्ट बिंदु को क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। कभी कभी पूछ लेते हैं स्पर्श बिंदु किसे कहते हैं, तो आप याद कर लेगा स्पर्श रेखा और वृत्त के विनिष्ट बिंदु को क्या कहते हैं बेटा, स्पर्श बिंदु। किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है बेटा, तो अनेक खींची जा सकती है। स्पर्श रेखा और वृत्त के विनिष्ट बिंदु को, वृत्त को क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। ये वेरी वेरी मोस्ट थे, आपने कर लिए होंगे। अगला चैप्टर, अगले चैप्टर में तो आपको फार्मूले याद होने चाहिए बेटा अच्छे से, है ना। और अभी तक आपने वीडियो शेयर नहीं करा, क्या दिक्कत, क्या तुम्हें दिक्कत, क्या परेशानी, क्या, वीडियो को शेयर कर दो। कहां पर, क्लास 10th वाले के पास पहुंचना चाहिए। अब तुम सोच रहे हो कि सर हमसे ज्यादा नंबर ले आएगा, अरे कोई दिक्कत नहीं भैया, जिसको जितना आना है, जो जितना अच्छे से रिवीजन करेगा वही तो याद करेगा। एक टीचर तो सबको पढ़ाते, फिर कम ज्यादा नंबर क्यों आ पाते, रिवीजन किसका है, रिवीजन बार बार करो। बोलो कोई दिक्कत है क्या, कोई परेशानी है। आगे देखो, वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर, अच्छे से करो। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई स्क्वायर। चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई स्क्वायर। ये अच्छे से करो। वृत्त, अर्धवृत्त, चतुर्थांश 4 भाग, अर्धवृत्त 2 भाग। इसमें वो 10 तान वाला भी आता है, तो भैया आपसे 8 तान है तो 1/8 पाई आर स्क्वायर सूत्र लगाएंगे आप। 10 तान आ जाए तो 1/10 पाई आर स्क्वायर। चतुर्थांश से 4 भाग है 1/4, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या बेटा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर θ/360। दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या, पाई आर स्क्वायर इंटू 360 माइनस θ/360। इसको अच्छे से कर लेना भैया, ये वाला पाई आर स्क्वायर 360, ये दीर्घ की बात है कि दीर्घ में से हम 360 में से घटा देंगे। चाप की लंबाई का सूत्र बेटा 2 पाई आर इंटू θ/360। 2 से यदि काट देते हैं तो 180 आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू θ/180। आगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये पूछ लिया जाता है ना। इसको 2 तरीके से, एक तो सूत्र दिया है मैंने नीचे, पाई स्क्वायर इंटू θ/360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। लेकिन जो ऊपर वाला है ना, पाई आर स्क्वायर इंटू θ/360 माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, इसका मतलब है आप त्रिभुज का क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं, सिंपल सी बात है। आगे चलते चैप्टर नंबर 12 बेटा। आगे बेलन का आयतन का सूत्र क्या, जल्दी बताओ, पाई आर स्क्वायर एज। बेलन का वक्र प्रस्थ 2 पाई आर एज। बेलन का संपूर्ण प्रस्थ 2 पाई आर आर प्लस। यहाँ पे फार्मूले बेस्ड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन में भी आपको हेल्प मिलेगा, सूत्र याद है तो, और वस्तुनिष्ठ में भी भैया। आगे देखो, शंकु का आयतन का सूत्र बेटा 1/3 पाई आर स्क्वायर एज। शंकु का वक्र प्रस्थ पाई आर एल। शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, पाई आर एल प्लस आर। बेटा परेशान मत हो, मुंह मत फाड़ो, मुझे पता है तुम थक चुके हो, अरे बार बार मुंह धो धो के पढ़ो, लेकिन नंबर आने चाहिए। क्या आने चाहिए, नंबर। इसलिए कह रहा हूं मोबाइल को दूर रख के सुनो, बस सुन लो, जिसमें उद्धार हो जाएगा, बहुत से पार हो जाओगे आप। बोलो क्लियर है क्या। आगे देखें, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। और पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, ध्यान रखना, पृष्ठीय क्षेत्रफल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में बड़ा अंतर है। संपूर्ण पृष्ठ का 3 पाई आर स्क्वायर है। आगे आपसे बोला गोले का आयतन का क्या सूत्र बेटा, 4/3 पाई आर क्यूब है। गोले का पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर है। बेलन शंकु का, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेलन है वो पहले बेलन आ जाए तो शंकु का 3 गुना होता है, और शंकु बेलन का 1 तिहाई होता है। लेकिन कब, जब त्रिज्या और ऊंचाई समान हो दोनों की, थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, घनाभ का आयतन क्या है, LBH। सूत्र क्या है घनाभ का आयतन का, LBH। यहाँ पर A इंटू बी इंटू सी भी आ जाता है, कभी कभी ढूंढते फिरो आप, A इंटू बी इंटू सी। कीने का मतलब है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का गुणनफल घनाभ का आयतन कहलाता है। आगे चलो, वर्ग का क्षेत्रफल A स्क्वायर या भुजा गुणित भुजा, दोनों लिख दिए संभावित। घन का आयतन का सूत्र क्या बेटा, भुजा घात 3 या L की घात 3 या A की घात, जो संभावना बन सकती है वो हमने लिख दी है, कोई दिक्कत है क्या। आगे घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल बेटा 2LB इंटू BH प्लस HL, ये ABC BC CA इनमें भी आ सकते हैं। आगे देखो, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, 6L स्क्वायर। क्या है,
6l²। आई होप इतने अच्छे से कर लिए होंगे भाई, है ना। वो दबा दबा के लाइक कर दीजिएगा और कमेंट तो कम से कम इतनी लपक लपक के लिखा करो कि बस पूछो मत, सामने वाले हिल जाने चाहिए कि क्या गजब का बच्चे ने क्या कमेंट, और हमें भी समझ में आता है कि हाँ आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा। चलेगा आगे देख, 3 बराबर 3 गुणित माध्यक बराबर क्या आता है बेटा, बहुलक प्लस, ये 2-3 तरीके से आता है बेटा प्रश्न, है ना। यहाँ पर 3 तरीके से आता, बहुलक का कभी सूत्र पूछ ले तो क्या जाता, 3 गुणित माध्यक माइनस 2 गुणित माध्य, 3 तरीके से आता है, तो इसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। वर्ग 20-40 का वर्ग चिन्ह क्या जाएगा, इनको जोड़ के 2 का भाग लगाना है, 20 और 40 कितने हो जाएंगे, 60, 60 में 2 का भाग लगाएंगे 30 आ जाएगा। आगे सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग क्या कहलाता है बेटा, बहुलक वर्ग कहलाता है, क्या कहलाता है। आगे चलते हैं, 1 2 3 4 5 का समांतर माध्य क्या कहलाएगा, इन सबको जोड़ के 5 से भाग लगा दो, 5 या 15। तो कभी भी समांतर माध्य पूछे तो आपको क्या करना है, सभी को जोड़ के जितनी संख्या है उससे आपको भाग लगाना है। आगे माध्यिका का सूत्र है, ये तो याद कर लिया होगा आपने, L1 + n/2 - CF/F × H। आगे चलते, संचय बारंबारता किसे कहते हैं, ये पूछ लिया जाता है। उस वर्ग से पहले वाले सभी वर्गों की बारंबारता का योग होता है, इसको याद भी कर लेना। संचय बारंबारता किसे कहते हैं, वाक्य में भी आ जाएगा तो लिख दोगे, उस वर्ग से पहले वाले सभी वर्गों की बारंबारता का योग होता है बेटा, है ना। नेक्स्ट, प्रायिकता किसे कहते हैं, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता की परिभाषा अच्छे से कर लेना। प्रायिकता क्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। आगे, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, 1। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का प्रायिकता का योग कितना होता है, 1। ये एक वाले अच्छे से कर लेना, नहीं तो पता चले सब में 1 ठोक्या हुआ आप। आगे देखें, संभव घटना की प्रायिकता 1, असंभव घटना की प्रायिकता 0। P + P0 = 1। प्रायिकता का सूत्र क्या है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। और प्रायिकता का मान ये अच्छे से याद कर लेना कि प्रायिकता का मान जो होता है 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है, या 1 के बराबर या 1 से छोटा होता है। अच्छे से कर लेना। आई होप आपने अच्छे से पूरा वीडियो कंप्लीट किया। 30 मिनट का वीडियो भैया, ये कितने मिनट का है, 30 मिनट में 1 मिनट भी ऐसी नहीं है जो वेस्टेज है। समझ में आया कि नहीं आया। ओके, जय हिंद, जय मां भारती, वंदे मातरम।